हेलो। देखिए आपका कुछ भाई डिस्टरबेंस चल रहा है, इस हफ्ते तक हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस रहे व्यक्तिगत कारणों से आपका। तो हो सकता है उधर लास्ट में इस हफ्ते के 2-3 दिन क्लास शाम वाली बंद करना पड़े। 1 और 2 तारीख को तो ऐसे ही बंद रहेगा आपका। एक को शनिवार है और 2 तारीख को रविवार। तो हो सकता है 1-2 दिन और बंद करना पड़े। इधर थोड़ा कुछ व्यक्तिगत कारणों से डिस्टरबेंस है। देखिए आपका इधर पुलिस एक्ट में जो चल रहा था, धारा 34 चल रही थी भाई। 34 में थोड़ा बहुत बचा था, उसको समाप्त करके मैंने इस हफ्ते आपका लिखवा भी दिया जाए इधर पुलिस एक्ट, और लेक्चर तो समाप्ति हो जाएगा 2-3 दिन में। ज़्यादा बचा नहीं अब, वही लिखवाना है। कहाँ तक लिखवाया गया था नहीं याद नहीं लिखवाया जाएगा, अब ख़त्म हो जाए। 8-10 धारा है। 19 तक हुआ था। तब पढ़ा दिया जाए तो एक ही बार लिखवा जाए। कौन जल्दीबाजी है कि एग्जाम है सिर पे। अब एग्जाम तो समय लगेगा। अब एग्जाम वैकेंसी आएगी तो 3 माह कम से कम लगेगा ही। नहीं आएगी भाई, ये पीओ और जे दोनों लगी हैं। निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले आपका ये बता दिया जाए, जे आएगी। 15 जनवरी के पहले चांस हैं, जो सूचना पक्की है। धारा 34 चल रही थी ना, धारा 34। देखिए आपका इसमें आपका देखिए, फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं सेक्शन 34 को। 34 में 8 कंडीशन ऐसी दी गई है जहां की अगर कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोग उपताप करता है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को पहला पावर मिलेगा कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा ये है कि ऐसा व्यक्ति सजा का हकदार होगा। 8 दिन का कारावास या 50 रुपया जुर्माना तक का। तीसरा, यह धारा गांव में लागू न होकर शहरों में लागू है, और शहर में भी आपका उस शहर में लागू होगी जिस शहर के लिए राज्य सरकार विशेषतया इस बात की घोषणा करे कि पुलिस अधिनियम की धारा 34 इस नगर में लागू है। तो भाई इसमें है क्या? तो अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क पर या खुले स्थान में या मार्ग में या आम रास्ते में क्या करता है, तो आपका कह सकते हैं कि मने इन जगहों पर आपका ऐसा 8 में से कोई एक कार्य करता है जिससे कि वहाँ के निवासियों या यात्रियों या आने जाने या इत्यादि लोगों को क्षोभ, असुविधा या आपका संकट में उनका जीवन पड़ जाता है, तो ऐसी दशा में आपका ऐसा व्यक्ति धारा 34 के तहत दंड का भागी होगा। अब इसमें जो हम बताए थे आपका, मैंने 7 खंड हम बता चुके थे कि शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन। इसी को थोड़ा और डिटेल में हमें सातवां देख लीजिए क्या हुआ। 1 सेकंड भाई, रुक जाइए 2 मिनट। कई बार फोन। हाँ, आ रहे।
देखिए जो सातवां खंड था इसमें, उसको थोड़ा कोरिलेशन कम हुआ था जल्दीबाजी के चक्कर में। यानी कि आदमी ये चाह रहा था कि एक लेक्चर में ये समाप्त हो जाए, लेकिन जो सातवां खंड था आपका, 6 खंड तो मैंने पढ़ाया गया था, सातवां और आठवां, तो सातवां मैं पढ़ाया था, लेकिन फिर उसको एक बार हम बता रहे हैं क्योंकि उसका आपका आईपीसी से कुछ कोरिलेशन बाकी रह गया था। तो सातवां खंड धारा 34 का देखिए भाई, और पढ़ाया गया है। सातवां खंड ये कहता है, बैठिए। सातवां खंड आपका ये कहता है, शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर या आम रास्ते पर या सड़क पर इत्यादि पर शरीर का अश्लील प्रदर्शन करता है और वहां इसके कारण, माने किसी शहर में करता है और इसके कारण वहां के निवासियों, यात्रियों याद या इत्यादि को असुविधा हो, क्षोभ हो, संकट पैदा हो जाए इत्यादि हो, तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे अश्लील प्रदर्शन करने वालों को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। जैसे अश्लील डांस शुरू हो गया या अश्लील इत्यादि शुरू हो गया, तो ये धारा आपका लागू हो जाती है। अब बेयर एक्ट देखिए, तो पहला बेयर एक्ट देखने से पहले अश्लीलता को समझना है। आपका 4-5 मिनट वहीं कोरिलेशन बचा था और तब बेयर एक्ट की बातें फिर से हम बता रहे हैं। जहाँ तक अश्लीलता की बात है, अश्लीलता जो होती है वह व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालती हैं। यानी कि किसको क्षत पहुंचती है अश्लीलता अश्लीलता में? व्यक्ति के मन को। और पहला जोड़ना है आईपीसी की धारा 44। आईपीसी की धारा 44 में छत शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें कि छत में 4 क्षतियां शामिल हैं जो अवैध रूप से पहुंचाई गई हो। पहले शरीर की, दूसरा संपत्ति की, तीसरा आपका मन की और चौथा ख्याति। तो मन को भी नुकसान पहुंचता है। तो जो अश्लीलता होती है वह किस पर प्रभाव डालती हैं? मन की भावना पर, यानी कि अच्छी भावना को बुरी भावना में तब्दील कर देती है। तो अतः अश्लीलता को आपका आईपीसी की धारा 292 और 293 में दंडनीय बनाया गया है। 292 पर केस पूछा जाता है हिकलिन का वाद। पिछली बार उत्तराखंड जे में आया इसी बार कि हिकलिन का वाद किस धारा से संबंधित है, तो 292 से। और आपका यूपीएपीओ ने 293 में पूछा था कि तरुण को अश्लील सामग्री बेचना या दिखाना, तो तरुण कौन माना जाएगा? जिसकी एज 20 वर्ष से क्या हो कम। 21 नंबर दीजिए 18, 20 वर्ष से, ये यूपीएपीओ में आया। अब इसके साथ आपका अश्लीलता पर सीआरपीसी को भी जोड़ना है। सीआरपीसी की धारा आपका कह सकते हैं कि 95 को जोड़ा जाता है कि अगर कोई पुस्तक है, समाचार पत्र हैं, किताब इत्यादि हैं और उसमें अश्लील बातें छपी हैं या राजद्रोहात्मक बातें छपी हैं, तो सरकार घोषणा करके उन सभी चीज़ों को जब्त कर सकती हैं और मजिस्ट्रेट इसके लिए सर्च वारंट जारी कर सकते हैं कि जहां भी ये चीज़ें पाई जाए उनको क्या किया जाए, जब्त। तो सीआरपीसी कौन सी धारा जोड़ेंगे? 95। और आईपीसी कौन सी धारा? 292 और 293। अब देखिए सही रहेगा भाई। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, यही कमी थी थोड़ा पढ़ाने में, उसको भी आज पूरा कर दिया गया है। देखिए, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर और अशिष्टता से अपने शरीर को, यानी कि शरीर का प्रदर्शन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अश्लीलता से अपनी शरीर का प्रदर्शन करता है, तो इस धारा में वह दंड का भागी होगा। या किसी संतापकारी अंग विकार या रोग को
अभिदर्शित करता है, यानी कि उसको कोई रोग है और समाज को दिखाकर भीख इत्यादि मांगता है शहर में कि हमें ये रोग है और हमें क्या दीजिए भीख, या किसी तालाब या जलाशय में जो उस प्रयोजन के लिए पृथक नहीं रखा गया है, मलमूत्र स्नान या धोने की क्रिया द्वारा न्यूसेंस करता है। यानी कि कोई तालाब या जलाशय है जिसमें कि पीने के लिए यूज करना है और कोई व्यक्ति उसमें क्या कर रहा है, कूड़ा करकट इत्यादि फेंक दे रहा है, स्नान करने पहुंच गया या कपड़ा धोने लगा, तो ऐसे व्यक्ति भी धारा 34 में क्या होंगे, दंड के भागी। अब अंतिम देखिए 8वां खंड भाई, संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा। यानी कि इसको पढ़ने से पहले आप सीआरपीसी की धारा 133 पढ़ेंगे। आइए देखा जाए, से पहले जो 8वां खंड है इसको पढ़ने से पहले सीआरपीसी की धारा 133 देखी जाती है। 133 सीआरपीसी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लोक न्यूसेंस के निवारण हेतु सशर्त आदेश दिया जाता है, कंडीशनल आर्डर दिया जाता है। तमाम बातें उसमें हैं। उसमें ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति आपका गड्ढा खोदा है, बोरेबल खोदा है, कुआं खोदा है, तालाब बनवाया है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़ नहीं लगाया है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकते हैं कि आप बाउंड्री घेरवाइए ताकि कोई आदमी उसमें गिर न पड़े। ये 133 सीआरपीसी के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। तो ऐसी दशा में अगर कोई स्थान संकटपूर्ण है तो उसके लिए संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा बरतना, यानी कि आप, अब देखिए बैरक तब आगे बताया जाए। देखिए भाई, कोई व्यक्ति जो कुएं, तालाब या अन्य संकटपूर्ण स्थान या संरचना को बाड़ लगाने माने बाउंड्री लगाने या सम्यक रूपेण संरक्षित करने में उपेक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति भी धारा आपका कह सकते हैं कि 34 के तहत आएगा। तो यही कार्य शुद्ध रूप से आपका दिया गया है और वह सीआरपीसी की धारा 133 में, यानी कि जब भी इसको जो पढ़िएगा तो सीआरपीसी की कौन सी धारा जोड़कर पढ़ना है, 133। वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेशित करेंगे कि बाड़ लगाइए या संरक्षित करिए तालाब, कुआं इत्यादि को, बोरेवल को, और यहाँ पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है, धारा 34 के 8वें खंड में गिरफ्तार। खंड 2 देखिए, 8वां खंड हो गया। खंड 2 देखिए, अब ये तो 8 पहले में था। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो उपधारा 1 के प्रावधानों को विस्तारित कर सकेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई शहर में तो विस्तारित कर ही सकेगी। 34 के खंड 2 में प्रावधान है कि राज्य सरकार चाहे तो धारा 34 को गांवों में भी लागू कर सकेगी, लेकिन क्या जारी करके, अधिसूचना या नोटिफिकेशन। ये उत्तर प्रदेश में आपका संशोधन किया गया है, 1952 ईस्वी में संशोधन करके जोड़ा गया है। अगला देखिए खंड 3 की उपधारा 2 के अधीन विस्तार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए तथा अपराधों में से सभी या किसी के संबंध में होगा, जैसा, देखिए फिरोज भाई तो कैमरा बंद हो गया, देखिए तो वीडियो गायब हो गई। कुछ न कुछ समस्या आजकल आ ही जा रही है सबसे। वो किताब में भाई लिखवाते समय लिखवाया जाएगा और नहीं दिया गया पूरा, समस्या ये है। अब एक दो किताब देखिए, फिर से चालू करिए तो कैमरा।
रहने दीजिए आगे। वो बेयर एक्ट में है नहीं है वो आपके। देखिए आप कहने कि इसका मतलब राज्य सरकार चाहे तो आठों अपराधों को विस्तारित कर सकती हैं गांव में, या कुछ को ही, और कुछ से क्या दे सकती हैं, छूट। ये किसके ऊपर है, आपका राज्य सरकार। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ एक लाइन कि शहर में ये धारा तभी विस्तारित होगी जब आपका राज्य सरकार अधिसूचना जारी करे, और राज्य सरकार चाहे तो इस धारा के प्रावधान गांवों में भी लागू कर सकती हैं, लेकिन क्या जारी करके, नोटिफिकेशन। या तो आठों अपराधों के बारे में लागू कर सकती हैं, या कुछ अपराधों के बारे में। ये राज्य सरकार का क्या है, विवेकाधिकार। इस प्रकार आपका धारा 34 लंबी धारा थी, और 34 अब जाकर आपका समाप्त हुई। अब आइए धारा 35 चला जाए, छोटी छोटी अब धारा आपका। देखिए अभी बचा है भाई 34 से, अभी 34 से धारा 32 तथा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन। प्रशमन यानी कि कंपाउंड ऑफेंस, यानी कि समझौता, या कह सकते हैं कि जलाकर राख कर देना। इसको आपका ये दे सकता है 34A। ये उत्तर प्रदेश में 1979 ईस्वी में संशोधन करके जोड़ी गई है 34A। देखिए क्या कहा गया है भाई। पहले तो समझौते को जानिए, समन होता क्या है। देखिए जो ये समन मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सतर्क रहना है। दो तरीके से आपका लिखा जाता है, एक ये समन और दूसरा शमन। ये जो पहला मैं समन लिखा हूँ, इसका मतलब होता है कॉल लेटर। कॉल लेटर यानी कि बुलावा पत्र, एपियरेंस का पत्र, या उपस्थित होने का पत्र। और ये जो समन है ये अलग है। माने बुलावा पत्र, जब न्यायालय किसी को बुलाना चाहता है तब आपका समन जारी कर सकता है। अगर ये श लिखा रहे तो इसका मतलब शमन। इसका मतलब ये होता है, शुद्ध हिंदी में होता है आपका जलाकर राख कर देना, या जलाकर मिटा देना। और आपका इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, यानी कि कंपाउंड का मतलब कि ऐसे मामले जिसमें समझौता हो सकता हो, जिसमें आपका मामला निपटाया जा सकता हो न्यायालय से बाहर। अर्थात इसका मतलब, शमन का मतलब ये हुआ कि आपका समझौते का होना, अर्थात न्यायालय से बाहर ही मामला निपटा लेना सुलह समझौते द्वारा। तो अब ये है कि आपका 34A कहती हैं कि किन अपराधों का समन हो सकता है। तो सेक्शन दिया गया है कि जो पुलिस एक्ट की धारा 32 में अपराध दिए गए हैं और किस धारा में, 34 में, क्या ये समनी होंगे कि असमनी, क्या ये कंपाउंड होंगे कि नहीं, क्या इनमें समझौता हो सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा हो सकता है। तो आखिर धारा 32 में क्या क्या दिया गया है। तो धारा 32 कहती है कि ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराओं के अधीन। तो ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराएं 32 के पहले कौन कौन सी हैं वो देखना है। तो आपका धारा 30 है, फिर 30A है, और 31 है। इसका मतलब ये हुआ, अभी हम बताएंगे कि धारा 32 में तीन पूर्ववर्ती धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो तीन पूर्ववर्ती धाराएं कौन कौन है। तो आपका धारा 30, धारा 30A और धारा 31। तो ये धारा 32 में बताया गया है, और धारा 34 हम बताए ही। अर्थात इसका मतलब पहला तो ये समझिए, थोड़ा कोरिलेशन भी यहाँ ज़्यादा है। पहला आपका मतलब ये समझना है कि किन धाराओं के तहत किए गए अपराधों में समझौता हो सकता है।
यानी कि कौन से अपराध शमनीय है, कंपाउंड है। तो आपका धारा कौन कौन जवाब रहेगा? जो अपराध किस धारा में दिए गए हैं? 30 में। जो अपराध किस धारा में है? 30 है। जो अपराध कहाँ दिए गए हैं? 31 में। और जो अपराध कहाँ दिए गए हैं? धारा 34 में। इनका क्या हो सकता है? समझौता। तो समन के बारे में जो प्रावधान है, आपका 34A अभी नहीं पढ़ना है, हम लिखवाते समय भी कोरिलेट कराएंगे। और जहाँ जहाँ आपका समन या समझौते के बारे में प्रावधान है, पहले उन प्रावधानों को एक जगह एकत्र किया जाता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अभी आपका संविधान से। संविधान में आपका दो अनु माने आपका कह सकते हैं कि जो संविधान पढ़िए तो आपका अनुच्छेद 51 पढ़िएगा और अनुच्छेद 142। एक एक लाइन समझिए। यानी कि संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है? एक अनुच्छेद पढ़ना है 51 और दूसरा अनुच्छेद पढ़ना है 142। यहाँ शमन यानी कि समझौते के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान से देखिए भाई, धारा अनुच्छेद 51 ये बताता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, यानी कि मूल कर कह सकते हैं कि कर्तव्य राज्य का यह कर्तव्य होगा, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किसके कर्तव्य हैं? स्टेट के। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, उनका सुलह समझौते के या माध्यस्थम के आधार पर निपटारा करे। यानी कि भारत हमेशा ये प्रयास करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं शांति से निपटे कि अशांति से शांति से। ये हमारे संविधान में ही कहा गया है। और किस अनुच्छेद में? 51। याद रखिए। दूसरा आपका 142 है, काफी महत्वपूर्ण है। 142 भी सतर्क रहना है 3-4 एंगल से। और 3-4 एंगल मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल कर किया जा रहा है भाई आपका शमन के मामले में। उच्चतम न्यायालय आपका पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए आपका समझौते को मान्यता दे सकता है और पक्षकारों से कह सकता है कि अच्छा यही होगा कि आप सुलह समझौता कर लीजिए। नहीं सुलह समझौता होता है तब मैं फैसला देने में हमें कोई संकोच नहीं। अयोध्या मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत 3 सदस्यों की कमेटी बनाई और पहले प्रयास किया कि समझौता हो जाए, लेकिन कोई पक्ष माना नहीं। फिर आपका माने जो आपका मध्य प्रदेश में जो गैस कांड हुआ था, आपका भोपाल गैस कांड, उसमें आपका भारत सरकार और अमेरिका की कंपनी में समझौता हुआ था और उस समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मान्यता दी और कहा कि राज्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अतः जनता की ओर से कंपनी से भारत सरकार ने समझौता करके कोई बुरा नहीं किया। इसके बाद आपका तीसरा एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि सीआरपीसी में आइए पहले कि जो अपराध सीआरपीसी की धारा 320 में समनीय नहीं है, उच्चतम न्यायालय अपने इनहेरेंट पावर के तहत उनमें भी समन का आदेश दे सकता है। इधर कई केस आए जिसमें कि जो माने पारिवारिक विवाद इत्यादि थे वो समझौता नहीं हो सकता था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय के लिए समझौता का आर्डर दिया, यानी कि समझौता को मान्यता दी। तो उच्चतम न्यायालय भी आपका माने मामलों का शमन कर सकता है
यानी कि समझौता करके मामला निपटा सकता है। तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? 142। अब आइए आपका, ये तो संविधान हुआ, तो क्या सीआरपीसी में भी समझौते का प्रावधान है? ये आजकल मेंस में भी क्वेश्चन बन रहा है, मेंस में झारखंड इत्यादि में आ गया था। तो आपका जवाब रहेगा शमनी अपराध या कंपाउंड ऑफेंस, यानी कि ऐसे अपराध जिसमें समझौता हो सकता है। ये प्री में भी पूछा जाता है। तो ऐसे अपराधों का उल्लेख किस आपका धारा में किया गया है? तो सीआरपीसी की धारा 320 में। किस धारा में? 320। अब यहाँ दो प्रावधान है। आपका सीआरपीसी की धारा 320 का खंड 1 है, जहाँ की न्यायालय की इजाजत के बिना ही पक्षकार समझौता कर सकते हैं। और अगर मामला सीआरपीसी की धारा 320 के क्लाज 2 में आ जाए तो ऐसी दशा में समझौता के लिए न्यायालय की परमिशन चाहिए। यानी कि फिर एक बार अच्छे से देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन अपराधों का उल्लेख आपका 320 के खंड 1 और 2 में किया गया है, धारा लिखी गई है, केवल और केवल उन धाराओं के तहत किए गए अपराधों में ही सुलह हो सकती है, समझौता हो सकता है, उन्हीं का समन हो सकता है। अन्य अपराधों का नहीं हो सकता, याद रखिएगा, अन्य अपराधों का नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि गवाह मुकर जाए और मामला निपटा दिया जाए, या थाने से ही मामला निपटा दिया जाए और थानेदार साहब फाइनल रिपोर्ट भेज दें पैसा लेकर दोनों पक्षकारों से और कोई आपत्ति न करे कोर्ट में, वो अलग मामला है। लेकिन समझौता नहीं हो सकता। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का मामला देखना है कि उच्चतम न्यायालय चाहे तो समझौते का आदेश दे सकता है, भले ही लिस्ट में वो धारा न हो। तो किस अनुच्छेद के तहत मैं बताया? 142 इनहेरेंट पावर के तहत दे सकता है। ये 320 भी पूछी जाती है सीआरपी से। इसके बाद सीपीसी में पूछा जाता है। सीपीसी की धारा जो 89 है, इसमें भी सुलह समझौते की बात की गई है। और सिविल मामलों में, तो सभी सिविल मामलों में सुलह समझौता या शमन हो सकता है। जो पिछली बार आपका क्वेश्चन बना था आर्डर 10 का, तो मैंने आर्डर से क्वेश्चन बना था, तो 89 एक लाइन याद रखिए। अब ज्यादा लंबा न खींचकर हम पुलिस एक्ट पर आए। तो पुलिस अधिनियम की धारा 34 ये बताती है कि आखिर किन किन धाराओं के तहत आने वाले अपराधों में समझौता हो सकता है। तो 32 और किस में? 34। तो आखिर 32 में कौन धाराएं दी गई हैं? तीन धाराएं दी गई हैं, 30, 31A और 31। तो अब 30 पहले एक लाइन देखनी है, इसके बाद आपका 30A देखना है, और उसके बाद जो देखना है आपका 31, तब तो समझौता करा जाए। देखिए भाई, धारा 30 में, धारा 30 कहती है कि लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए लाइसेंस देना। 30A कहती हैं कि जो व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करेगा वह दंड का भागी होगा, और ऐसा जमाव क्या माना जाएगा? विधि विरुद्ध। और धारा 31 कहती है कि पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी कि जाम न लगे इत्यादि न हो। अगर ऐसा कोई अपराध व्यक्ति करता है तो धारा 32 कहती है कि इन तीन धाराओं के तहत निकाले गए आदेशों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति धारा 32 के तहत दंड का क्या होगा? भागी। और दंड बताया गया था, कितना दंड है? केवल अधिकतम 200 रुपया जुर्माना।
तो अगर ये 200 रुपया जुर्माना लग रहा है तो क्या इसमें समझौता हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यानी कि इस मामले में समझौता हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। फिर 34 का थोड़ा दंड बता दीजिए, कितना दंड था? 8 दिन का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। और इस मामले में भी समझौता या इसका भी शमन हो सकता है। तो समन कैसे होगा? कौन करेगा? समन का प्रभाव क्या होगा समझौते का? यही बैरेक से देखना है। देखिए, भाई धारा 32 या धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का राज्य सरकार के इस निमित्त किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के अध्ययन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा या तो अभियोजन को दायर किए जाने के पूर्व या अभियोजन दायर किए जाने के आपका पश्चात ऐसी मैंने सहत फीस जैसे कि वह ठीक समझे कि वसूली पर जो अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न हो समन किया जा सकेगा। और समन का प्रभाव क्या होगा आपका ये बताया गया है। तो समस्या ये आई कि समन आपका किया जाएगा तो समन करने के लिए कौन सक्षम है? किसके आदेश से ही समन होगा? एसपी के। यानी कि कौन सक्षम है? जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि धारा 32 और 34 के तहत जो अपराध हैं इनमें कौन समन करने के लिए सक्षम है? आपका कौन समन कर सकता है? कौन समझौता कर सकता है? तो एसपी। एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक। कौन कर सकता है? अब दूसरा क्वेश्चन, मुकदमा दायर करने के पूर्व कर सकता है कि मुकदमा दायर कर हो जाने के बाद, यानी कि जब न्यायालय में मुकदमा चलने लगे तब, कि दोनों? तो बताइए, तुम अभियोजन के पूर्व की अभियोजन दायर के पश्चात की दोनों? दोनों। अब जब समझौता होगा तो एसपी साहब आपका और कुछ फीस वसूलेंगे, लेकिन फीस आपका कितना होगी? तो फीस उतने से अधिक न होगी जितना कि जुर्माना इन धाराओं के तहत लगाया जा सकता है। तो फिर 32 में बताइए कितना अधिकतम जुर्माना था? 200। तो कितना रकम अधिकतम लेकर समझौता हो सकता है? 200। और धारा 34 में समझौता होगा तो कितना रकम है? 50। तो अधिकतम कितना लेकर समझौता हो सकता है? 50। यानी कि जो रकम उन अपराधों में है जब समन करते हैं एसपी साहब, तो क्या उससे अधिक रकम लेकर माने फीस लेकर समन करेंगे समझौता? नहीं, उतना या उससे कम ही लिया जाएगा, उससे अधिक नहीं। और समन किस स्टेज पर हो सकता है जरूर याद रखिए, मुकदमा दायर करने के पहले भी, मुकदमा दायर करने के पश्चात भी, दोनों जगहों, दोनों माने समयों पर। कौन सक्षम है? तो सक्षम कौन है याद रखिए, तो एसपी साहब। भाई इतना याद रखना है। अब ये कि समन का प्रभाव क्या होगा, तो फिर आपका बैक जाना पड़ेगा सीआरपीसी की धारा 320। खूब गलती होती है। जब मामले में समझौता हो गया तो अंत में जब आप सीआरपीसी की धारा 320 का अंतिम खंड जाइएगा लास्ट में, मैंने 8वां है ना, एक बार देखिए तो फिर से 8 है ना। जब आप मैंने जाएंगे लास्ट में 8वें खंड में, तो उसमें आपराधिक मामलों में समझौता या शमन का या क्या प्रभाव होगा बताया गया है। और लगातार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समन का प्रभाव एक्विटल होगा, अर्थात दोष मुक्ति होगी। यानी कि बाइज्जत अभियुक्त क्या हो जाएगा? बरी। एक लाइन याद रखिए, शमन का प्रभाव क्या होगा? आपका दोष मुक्ति, मैंने छूट गया। तो यहाँ समन का प्रभाव क्या होगा? तो देखिए समन का प्रभाव क्या होगा। अभियोजन के दायर किए जाने के पूर्व यदि समन किया जाता है
तो ऐसी दशा में आपका वह अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा और मुक्त कर दिया जाएगा यदि अभिरक्षा में है। यानी कि अगर मुकदमा मने शुरू होने से पहले समन किया जाता है तो अब दोबारा उस अपराध के लिए मुकदमा उस पर नहीं चलेगा, और अगर अभिरक्षा या कस्टडी में है तो रखा जाएगा कि छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस मामले में अब क्या हो गया, समझौता। अब अगला देखिए, अभियोजन को दायर किए जाने के बाद अगर आपका मने किया जाता है आपका समन, तो ऐसे अपराधी को फीस वसूल कर, तो अभी हमने बताया कितना फीस वसूली जाएगी, जुर्माने से अधिक नहीं, फीस वसूल ली जाएगी, छोड़ दिया जाएगा और उसका प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति। रटे रहिए भाई, क्या होगा, दोष मुक्ति। इस प्रकार आपका धारा 34A भी समाप्त हो गई। कोरिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं निश्चित तौर पे। अब आइए धारा 35, आपका अधिकारिता। अब जब भी धारा 35 पढ़िएगा तो सेक्शन 7 से कोरिलेट करके पढ़िएगा। धारा 7 में बताया गया था कि विभागीय जांच है कि न्यायिक जांच, तो विभागीय जांच है और वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को विभागीय दंड देते थे। और किस सेक्शन में, आपका 7 में। तो विभागीय जांच है कि न्यायिक, तो प्रशासनिक जांच है कि न्यायिक, प्रशासन विभागीय। लेकिन आपका जो सेक्शन 35 होगा ये न्यायिक जांच है, ये विभागीय जांच नहीं है। ये जो कार्यवाही होगी यह न्यायिक होगी, याद रखिए। और कौन करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के नहीं, बल्कि आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा, न्यायालय नहीं भाई। न्यायालय यहाँ पुलिस की जांच नहीं करेगा, वो मुकदमा सुनेगा भले ही। यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को दिया गया है कि वह पुलिस की शिकायतों पर कुछ मामलों में जांच करे। तो क्वेश्चन बन सकता है, बना नहीं है, कि विभागीय जांच की धारा में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की धारा में 7 और न्यायिक जांच की धारा में या जुडिशियल आपका इंक्वायरी की धारा में पुलिस वालों के खिलाफ 35 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब तक यहाँ से अछूता रहा है और सेक्शन 7 से ही लगातार हमेशा एपीओ में बन रहा है। तो फिर देखिए, न्यायिक जांच बहुत छोटी धारा है। इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेबल से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी पर कोई आपका आरोप या इल्जाम या कोई मिसकंडक्ट का आरोप लगाया जाता है, यानी कि आप कहते हैं कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया, तो उसकी जांच की जा सकती है। और जांच आपका कौन कर सकता है, यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेटी जांच जिसे कहा जाता है, सरकार कराती है। तो कौन कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट कार्यपालक जो करता है, अब जांच का उद्देश्य क्या होता है, तो जांच का उद्देश्य जो होता है किसी घटना की सच्चाई का पता करना। जैसे एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए कि किसी पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में किसी को मार दिया और आपका कांस्टेबल से ऊपर का पुलिस अधिकारी था, तो सरकार चाहे तो उसमें हमेशा है कि मजिस्ट्रेटी जांच होगी, और हमेशा मजिस्ट्रेट जो जांच करते हैं वह पुलिस को क्लीन चिट दे देते हैं। यानी कि जांच में सच्चाई का पता लगाना काम है
तो सत्य को भी क्या बना देते हैं, झूठ। और देखिए जितने भी, याद रखिएगा ये नियम है, कानून है, कि जितने भी लोग पुलिस की गोली से मारे जाएंगे, चाहे वह किसी भी तरीके से, उन सब की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी, कार्यपालक में। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट चूंकि राज्य सरकार का ही आदमी है, राज्य सरकार ही जांच कराती है, तो कभी भी मैं देखा हूँ कभी भी रिपोर्ट नहीं आती, पुलिस के खिलाफ जल्दी रिपोर्ट नहीं देते। अब जो भी कारण माने उस प्रावधान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही बायस है, पहले से ही ये मूड बनाकर बैठे रहते हैं कि पुलिस को हम साफ क्या करेंगे, बचा लेंगे। भाई जबकि आप देख ही रहे हैं कितना इनकाउंटर यूपी में ही, फर्जी कितना इनकाउंटर हुआ, न्यायपालिका भी चुप, कार्यपालिका अपना 56 इंची सीना दिखा रही है, इतने अपराधियों को हमने ठोक कर ठोकिया के पहुंचा दिया। और आपका आम जनता तो ऐसी, ठीक है अपराधियों का अंत होना चाहिए, लेकिन एक भाई रूल ऑफ लॉ है, मनमाने तरीके से होने लगे तो आपका जो मैंने गोरखपुर कांड हुआ, और देखे कि होटल में पुलिस ने मारा और कैसे मारा, तो पुलिस स्वयं न्यायपालिका बन जाएगी और आन मैंने जो कहा जाता है कि घटना स्थल पर ही फैसला कर देगी, तो न्यायालय बंद कर दिया जाए और किसको जुडिशरी का पावर दे दिया जाए, पुलिस। भाई कानूनी रूप से ये सही नहीं है, भले समाज ताली बजाए, भले आपका वाही वाही करे कि आतंक मैंने मारी है पुलिस, लेकिन कानूनी तौर पे यही करना रहता तो तमाम आतंकवादी पकड़े जाते हैं जम्मू कश्मीर और तमाम जगह, उसी समय पुलिस गोली मार देती, क्यों, 7-8 करोड़ का खाना खिलाती। भाई कसाब ही पकड़ा गया, 7 करोड़ खर्चा लगा रखने में, तो क्यों करती, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का क्या करना है भाई, विधि का शासन है, मनमाना और सनक का नहीं। और सीआरपीसी विधि के शासन की ही क्या करती है, स्थापना। अगला देखिए, तो जांच आपका समाप्त हो गया, लेकिन किसके ऊपर के अधिकारी, याद रखिए कांस्टेबल की पंक्ति के क्या ऊपर। अगला देखिए धारा 36, अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं हो। इसको पहले समझिए भूमिका, तब तो भाई यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, वह क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्ववैक्सरी, यानी कि इस विश्ववैक्सरी का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका डबल जियोपार्डी, दोहरे संकट, दोहरे खतरे, दोहरे जोखिम या दोहरे दंड से संरक्षण। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्ववैक्सरी या दोहरे संकट से संरक्षण पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा देती है, तो कौन सी धारा देती है, 36। पहले दोहरा संकट देखा जाए भाई, तब तो कुछ उपाय बनाया जाए, बेरक पढ़ा जाए, पहले उदाहरण से दिमाग में बैठाइए। आइए एक उदाहरण पहले देखा जाए। देखिए आईपीसी की धारा 510 देखिए, अगर कोई व्यक्ति मत है, नशे में है, चूर है नशे में, और सार्वजनिक स्थान पर अत्याचार करता है, यानी कि रोड पर सड़क पर जाता है और वहां आपका अपने को संभालने में असमर्थ है, यानी कितना ले लिया है, 2 बूंद नहीं, अब पूरा बोतल ले लिया है और अपने को संभालने में क्या है, असमर्थ, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 510 के तहत दंड का भागी होगा, और सबसे कम कारावास का दंड इसी धारा में है, कितना है, 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या दोनों। याद करके जाएगा, सबसे कम कारावास का दंड किसमें, आईपीसी में 500। अब यही कार्य तो 34 में भी दंडनीय है कि मत व्यक्ति द्वारा आपका सार्वजनिक स्थान पर क्या किया जा रहा है,
यानी कि अवचार किया जा रहा है, मत अवस्था में है, तो 34 में पुलिस एक्ट की धारा में तो दंड ज्यादा है। कितना है दंड? 8 दिन का कारावास और कितना रुपया? 50 रुपया। अब अगला नियम आई, यानी कि जब एक ही कार्य दो या दो से अधिक धाराओं में आए या दो या दो से अधिक कानूनों में दंडनीय हो, तो कानून ये कहता है कि सभी कानूनों के तहत ऐसे अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जो दंड दिया जाएगा वह केवल एक अपराध के लिए दिया जाएगा या एक कानून के तहत, सभी के तहत नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 510 भी लगा दीजिए और आबलिक करके लिख दीजिए आरोप में कि पुलिस अधिनियम की धारा कौन सी? 34। मैंने जितने कानून हैं सबको क्या करिए? लगा दीजिए। क्योंकि अपराध एक है और वह अपराध कई कानूनों में क्या है? दंडनीय है। तो जब अंत में सजा देने की बारी आएगी तो बताइए किस कानून के तहत सजा दी जाएगी? दोनों की किसी एक? दोनों नहीं, क्योंकि वो तो डबल जियो पार्टी हो जाएगा। एक अपराध के लिए हमें 2 बार सजा थोड़े मिलेगी। तो अब किस कानून के तहत सजा दी जाती है इसका मैं बता दूं, जिसमें दंड अधिक हो। याद रखिए। तो किसमें इसमें दंड अधिक है? आईपीसी की पुलिस एक्ट। तो पुलिस एक्ट में दंड अधिक है, उसके तहत दी जाएगी। एक दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, वो देखिए। आपका जैसे दुराचार का मामला है, आईपीसी की धारा 376 और इत्यादि है, एबीसी उतना नहीं जाना है। और अगर बालकों के साथ यही कार्य किया जाता है तो इसके लिए पास्को एक्ट बना है, यानी कि आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आपका वो कानून बना है। अब समस्या ये है कि आईपीसी में भी वह अपराध है, पास्को एक्ट में भी, तो दोनों का आरोप लगा दीजिए, दोनों के तहत मुकदमा चलाइए, लेकिन दंड दोनों के तहत अलग अलग नहीं दिया जाएगा। दंड एक ही कानून के तहत दिया जाएगा सजा। तो किस कानून के तहत दिया जाता है? इसलिए लगाया जाता है जिसमें दंड की मात्रा क्या हो? ज्यादा, वहीं दंडित किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि 2 बार, इस कानून के तहत भी उस कानून के तहत भी। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरे खतरे या दोहरे दंड से क्या देता है? संरक्षण। क्योंकि इसको अभी और कोरिलेट करना है भाई, इसलिए आपका कल बताया जाएगा। तो आपका सीआरपीसीआर लिखवाई जाएगी भाई, यानी सीआरपीसीआर लिखवाई जाएगी कल। इसको हम और थोड़ा कोरिलेट करना है एविडेंस से, सीआरपीसी से, संविधान से और न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से। ये कोरिलेट होगा तब धारा 36 आपका पढ़ाई जाएगी लास्ट में। तो अपने आप सब हो ही गया धारा 36। अब डायरेक्ट बाँच देना है, बचा ही क्या। लेकिन फिर भी तो रेस्ट ले लीजिए, 10-12 मिनट में आ जाइए भाई, बहुत क्योंकि लेट हो गया आज। तो प्रयास करिए कि भाई 12-13 मिनट में आप लोग आ जाइए, ताकि क्लास भाई शुरू। सीआरपीसी लिखवाई जाएगी भाई।